If you don't know, then as per ICI weightage, assessment audit and third Caesar, it will carry around 0 to 5 marks. So I may say that for sure है इसका weightage है 0 to 5 marks. For what? For September 25 attempt. So इंस्टीट्यूट ने इसका वेटेज सेपरेटली डिफाइन कर रखा है एंड इट इज अराउंड अप्रोक्स 0 to 5 मार्क्स. इफ यू सी योर May 25 पेपर तो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आई हैव पेपर 2 पेपर भी है मेरे पास एंड यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इन द एग्जामिनेशन में. One question basically from section number 62, assessment of non-filers of written and another section 66. ऑप्शन में डाल दिया था, दोनों एक ही चैप्टर से था. तो असेसमेंट एंड ऑडिट, असेसमेंट एंड ऑडिट जो है हमें पढ़ना है एंड ये जो है काफी छोटा चैप्टर है, मैनेजेबल है, तो हम इसे स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हैं. लाइक ऑडिट इतना बोरिंग नहीं है आईडीटी, तो हम थ्योरी को रिटेन भी कर सकते हैं और हमें जितना समझ आ रहा है उस हिसाब से हम देख लेते हैं. The section number referred to in this chapter pertain to the CGST Act 2017 unless otherwise specified. Examples, illustration, question, answer as the case may be given in this chapter are based on the position of GST law existing as on 31st October 2025. Then comes the learning outcome. Learning outcomes के after reading this chapter, we all student will be understand and explain the different types of assessment. अलग अलग टाइप के जो असेसमेंट्स है विच अ रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन मे बी सब्जेक्ट टू. तो कौन से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास असेसमेंट होंगे. डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ, हमें डिस्क्राइब करना होगा सेल्फ असेसमेंट क्या है, प्रोविजनल असेसमेंट क्या है. आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट विच मे बी कंडक्टेड अगेंस्ट द रजिस्टर्ड पर्सन. We will gain knowledge pertaining to circumstances under which a special audit can be conducted. So coming to the introductory part, what is the need for assessment and audit? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, मतलब बिना बहुत ज्यादा रट्टा मारने से हमें चीजें याद नहीं रहेगी नेक्स्ट 45 डेज तक कि मतलब सेल्फ असेसमेंट क्या है, प्रोविजनल असेसमेंट क्या है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है, सेक्शन 66 क्या है, 65 क्या है. थोड़ा सा बेसिक ग्राउंड पे हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमें असेसमेंट एंड ऑडिट की जरूरत ही क्या है. असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें डिटरमाइन करना है, हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है. डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, किन चीजों का डिटर्मिनेशन होगा, टैक्स लायबिलिटी का पता लगाना है. देयर आर सेवरल टाइप ऑफ असेसमेंट इन द जीएसटी रिजाइम में बहुत सारे टाइप के असेसमेंट है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट है, प्रोविजनल असेसमेंट है, समरी असेसमेंट है और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है. तो हाउ मेनी असेसमेंट आर देयर? तो हम क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी असेसमेंट आर देयर? देयर इज अ सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. उसके बाद व्हेन वी टॉक फर्दर दैट इज जीएसटी इज, हम क्या बोलते हैं, जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन रिजाइम. जीएसटी क्या है? व्हाट इज जीएसटी बेसिकली? What is GST? तो GST is a trust-based taxation regime wherein the assessee is the first required to self-assess his tax liability. सबसे पहले क्या करो, GST is a trust-based taxation regime है जहाँ पे assessee को सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले उसको self assess करना होता है उसकी tax liability क्या है, furnish returns for declaring the taxable turnover, tax payable और refundable, ITC input tax credit availed, self assessment. At this stage there is no intervention by the tax official का कोई intervention, अगर आप खुद से टैक्स बता देते कि आपका इतना बनता है, खुद से पे कर देते तो कोई इंटरवेंशन नहीं होता है.
Since the tax regime relies on self-assessment, there is a need to put in place a robust audit mechanism in order to measure and ensure proper compliance of the provision of law by the taxable person. तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं जीएसटी ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन रिजाइम है जहां पे द असेसी इज फर्स्ट रिक्वायर्ड टू सेल्फ असेस। सबसे पहले उसे बोला जाएगा कि तुम अपनी जो टैक्स की लायबिलिटी है खुद से देख लो एंड फर्निश रिटर्न और रिटर्न फर्निश कर दो फॉर डिक्लेयरिंग द टैक्सेबल टर्नओवर कितना है, टैक्स पेबल और रिफंडेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल सेल्फ असेसमेंट। एट दिस स्टेज देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द टैक्स ऑफिशियल्स का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। सिंस द टैक्स रिजाइम रिलाइज ऑन सेल्फ असेसमेंट पे रिलाई करती है, देयर इज अ नीड to put in a place a robust audit mechanism in order to measure and ensure proper compliance of the provision of law by the taxable person. Chapter 12 Assessment। तो हम क्या बोलते हैं, since the tax regime rely करती है on self assessment, there is a need to put in place a robust, एक strong mechanism की जरूरत थी, इसलिए ऑडिट के लिए बात की है in order to measure and ensure proper compliance of the provision of law by the taxable person. Chapter 12 that is assessment section। असेसमेंट जो है इसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे, सेक्शन 59 से 64 तक। तो हम यहाँ पे सेक्शन असेसमेंट डील करता है सेक्शन 59 से हम क्या बोलते हैं कि सेक्शन 59 टू 64 डील करेगा एंड चैप्टर 12 दैट इज ऑडिट सेक्शन 65 से 66। तो असेसमेंट, जब हम असेसमेंट की बातें करेंगे तो असेसमेंट में कौन कौन से सेक्शन आ जाएंगे, जब हम असेसमेंट की बातें करेंगे तो असेसमेंट में कौन कौन से सेक्शन फॉलो होंगे, सेक्शन 59 से 64 सारी असेसमेंट की बातें करेंगे। और हमने क्या बोला, देयर इज अ रोबस्ट मैकेनिज्म चाहिए। तो जब ऑडिट की बात आएगी तो ऑडिट की बात के लिए हम क्या बोलते हैं, ऑडिट की बात के लिए क्या होगा, ऑडिट की बात के लिए सेक्शन चैप्टर 12 में ही ऑडिट की भी बातें की जाएगी और ऑडिट की बात करने के लिए ऑडिट की भी बात की जाएगी और ऑडिट की बात करने के लिए आ जाएगा सेक्शन 65 और सेक्शन 65 और सेक्शन 66। ऑडिट की बात करने के लिए कौन कौन सा सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन 65 और 66। तो यहाँ तक हमें पता चलता है कि असेसमेंट एंड ऑडिट क्या है। Of the CGST Act contain the provision relating to assessment and audit respectively. State GST law also contain identical provision in relation to assessment and audit. Section 59 of the CGST Act require each registered person. Section 59 क्या बोलता है, जब अब हमारा है सेक्शन नंबर 59। सेक्शन 59 हमें बोलता है ऑफ द CGST Act require each registered person to self assess। सबसे पहले आप क्या करो, सेल्फ असेस द टैक्स पेबल। आप अपना जो आपको क्या करना है, सेक्शन 59 क्या बोलता है, सेक्शन 59 ऑफ द CGST एक्ट रिक्वायर्स ईच रजिस्टर्ड पर्सन टू सेल्फ असेस द टैक्स पेबल, कि वो क्या करे, अपना सेल्फ असेस करे टैक्स पेबल को। सेक्शन 59 क्या बोलता है ऑफ CGST एक्ट रिक्वायर्स ईच रजिस्टर्ड पर्सन टू सेल्फ असेस द टैक्स पेबल, कि वो सेल्फ असेस करे टैक्स पेबल। Section 60 stands for, so section 59 is basically for the self-assessment. Section 59 is basically for what? For the self-assessment. Section 59 is basically for self-assessment. Section 60 किस बारे में बात करता है, Section 60 बात करता है about the Section 60 बात करता है about the provisional assessment के बारे में। Section 60 जो है वो बात करता है about the provisional assessment. Section 61 basically किसके साथ डील करेगा, Section 61 डील करेगा with Section 61 deal for the scrutiny of return. Section 61 basically deal करेगा किसके साथ, that will deal basically with the scrutiny of return. Section 62 to 64 सेक्शन 62 टू 64 किस बारे में बात करेगा, सेक्शन 62 टू 64 बेसिकली टू द डिपार्टमेंटल ऑफिसर फॉर कैरिंग आउट असेसमेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस। सेक्शन 65 66 हमने पहले बताया था कि वो ऑडिट के बारे में बात करेगा, ऑडिट बाय द टैक्स अथॉरिटीज, बाय जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय द कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर रिस्पेक्टिवली। Before going through the detailed study of assessment and audit provision, let us first go through the few relevant definitions. Provision of assessment and audit under CGST Act also have been made applicable to IGST Act, vide section 20 of the IGST Act. Now moving further, that is the relevant definitions. Assessment मतलब क्या होता है, means determination of tax liability under this act.
असेसमेंट का मतलब ही क्या होता है कि हम जो है डिटरमाइन करें टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट। एंड इसमें क्या आता है, सेल्फ असेसमेंट आता है, रीअसेसमेंट आता है, प्रोविजनल असेसमेंट आता है, समरी असेसमेंट आता है, बैच जजमेंट असेसमेंट आता है। तो हम जो सेक्शन 59 से 64 में सारे असेसमेंट की बातें करेंगे। असेसमेंट मतलब हम डिटरमाइन करेंगे टैक्स लायबिलिटी, चाहे हम खुद से करें या कोई रीअसेसमेंट हो, प्रोविजनल असेसमेंट हो, समरी असेसमेंट हो या फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो। ऑडिट का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन होगा जहां रिकॉर्ड्स का, रिटर्न्स का, दूसरे डॉक्यूमेंट्स का जो कि मेंटेन और फर्निश होंगे बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर or under any other law for the time being in force to verify the correctness of turnover declared, taxes paid, refund claim, ITC credit availed, to assess his compliance with the provision of this act or the rules made thereunder. Audit का मतलब क्या होता है? What do you understand by the term audit? Audit से basically आप क्या समझते हो? ऑडिट से बेसिकली आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑडिट? ऑडिट से बेसिकली क्या समझते हो? ऑडिट मींस द एग्जामिनेशन। ऑडिट में होता ही क्या है? एग्जामिनेशन ही तो होता है। किसका एग्जामिनेशन होता है? रिकॉर्ड्स का, रिटर्न्स का, दूसरे डॉक्यूमेंट्स का जो भी मेंटेन और फर्निश किया गया है बाय द रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा अंडर दिस एक्ट, द रूल्स मेड देयर अंडर एंड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू वेरीफाई कर पाओ आप करेक्टनेस क्या होगी, टर्नओवर डिक्लेयर, टैक्सेस पेड, रिफंड क्लेम, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, and to assess his compliance with the provision of this act and the rules made under. Chartered accountant means chartered accountant as defined in clause B of subsection 1 of section 2 of Chartered Accountant Act 1949 section 2 subsection 23. Cost accountant मतलब क्या होता है? What do you understand by the term cost accounting? Cost accountant means a cost accountant defined in clause B of subsection 1 of section 2 of the cost and work accounting 1949. उसके बाद आता है हमारा then comes that is the prescribe. Prescribe means क्या होता है? Prescribe means by the rules made under this act on the recommendation of the council. Proper officer in relation to any function which is to be performed under this act means the commissioner or the officer of the central tax who is assigned that the function by the commissioner in the board. Now moving, that is our first provision, our first action, that is section number 59. सेक्शन नंबर 59 किस बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 59 that is nothing but the self assessment. Assessment we have already read. Assessment means nothing but the determination of tax liability. तो every registered person under this act, जो भी registered person इस act के अंदर shall himself assess the tax payable by him. उसके द्वारा, यहाँ him मतलब हर भी है, तो यहाँ गर्ल बॉय दोनों है, दोनों जेंडर को कवर किया है। तो हम क्या बोलते हैं? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द एक्ट shall himself assess, खुद से tax payable by him for a tax period, and after such self assessment he shall file the return required under section 39. खुद से एक बार सेल्फ असेस कर ले कि कितना टैक्स बन रहा है और उसके बाद रिटर्न फाइल कर दे एज पर सेक्शन 39 के अंदर जैसे होता है। Then comes the provisional assessment, that is section number 60. प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन नंबर 60 किस बारे में बात करता है? व्हाट इज बेसिकली द प्रोविजनल असेसमेंट? सिचुएशन डिमांडिंग प्रोविजनल असेसमेंट. Provisional assessment provides a method for determining the tax liability in a case the taxable person is unable to. प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60 में क्या होता है? प्रोविजनल असेसमेंट प्रोवाइड्स अ मेथड, यहाँ पे भी डिटर्मिनेशन मतलब असेसमेंट का मतलब ही डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ही है। इन अ केसेस द टैक्सेबल पर्सन इज अनएबल टू, अगर आपका टैक्सेबल पर्सन डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा है द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, आप डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो कि आपके टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस कितना है या फिर रेट ऑफ टैक्स कितना एप्लीकेबल होगा दैट टू एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर आप डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो कि आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस कितना है, आप डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो कि आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस कितना है, आप डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो कि रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल दैट टू एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कितना रेट एप्लीकेबल है, आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस कितना है, आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस कितना है, आप डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल देयर टू एट द टाइम ऑफ सप्लाई कितना है। There might be situations when this two determinants, जहां आप
वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो, जहां आप रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल देयर टू नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो, देयर माइट बी सिचुएशन व्हेन दिस टू डिटरमिनेंट might not be readily possible and may be subject to the outcome of a process that require the deliberation and the time. Thus, where the taxable person is unable to determine the value of taxable goods and service supplied by him and the rate of tax applicable to the goods and service or what to be supplied by him, he may furnish an application in a prescribed form stating that the reason for payment of tax अब प्रोविजनल तो हम यहाँ पे हाईलाइट करते हुए चलते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है? बेसिकली ये दो कंडीशन की वजह से हम नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं, कि हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस कितना है, रेट कितना है, वैल्यू कितना है, रेट कितना है, वैल्यू कितना है, हम क्या बोल रहे हैं, वैल्यू कितना है, रेट कितना है, वैल्यू कितना है, हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे वैल्यू कितना है, रेट कितना है, हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे वैल्यू कितना है एंड रेट कितना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ही में फर्निश एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, वो एप्लीकेशन देगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, देयर इन द रीजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अ प्रोविजनल बेसिस अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज रिक्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल either directly or through a facilitation center notified by the commissioner. The proper officer may, on receipt of application, issue a notice in a prescribed form, require the registered person to furnish additional information and document in support of his request, and the applicant shall file a reply to the notice in, may appear in a person before the said officer if he so desire. The proper officer shall issue an order within a period not later than 90 days, not later than, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 90 days, not later than 90 days from the date of receipt, कहाँ से, from the date of receipt of such a request, allowing payment of a tax on a provisional basis, indicating that the value or the rate or the both on the basis on which the assessment is to be allowed on a provisional basis, and the amount for which the bond is to be executed and the security to be furnished. The value of the security cannot exceed 25% of the amount covered under the board. तो हमें बेसिकली प्रोविजनल सेक्शन नंबर 60 में प्रोविजनल असेसमेंट में क्या बातें कही जा रही है। असेसमेंट का मतलब ही डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी होता है, पर आपको यही नहीं पता कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड सर्विस क्या है, आपको यही नहीं पता कि किस रेट से चार्जेबल है। ये दो कंडीशन जो है, ये दो सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ही में फर्निश एन एप्लीकेशन इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, आपको एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब फॉर्म में, जहां पे आप ये बताओगे द रीजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अ प्रोविजनल बेसिस, कि आप रीजन व्हाट इज द रीजन फॉर पेमेंट ऑफ अ टैक्स, आप प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं, आप पेमेंट तो करोगे टैक्स का, बट वो कैसे होगा, वो प्रोविजनल बेसिस पे होगा, अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे, and request electronically through a common portal either directly or through the facilitation center, जो भी notify किया जाएगा by the commissioner के द्वारा। The proper officer में on receipt, और जो proper officer होगा PO क्या करेगा, PO जो है on receipt of, क्योंकि आपने इतने तरीके से एप्लीकेशन भेजी है, इश्यू करेगा नोटिस इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म रिक्वायरिंग द रजिस्टर्ड पर्सन, कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, डॉक्यूमेंट्स जो है in support of his request, and the applicant shall file a reply to the notice and may appear in a person before the said officer if he so desire. The proper officer shall issue an order within a period that is not later than 90 days from the date of receipt of such a request, allowing a payment of a tax on a provisional basis, indicating that the value or the rate or the both for which on the basis of which the assessment is to be allowed, कि इस basis पे हमें आप provisional allow कर रहे हैं, the amount for which the bond is to be executed and the security is to be furnished, the value of security जो है वो exceed नहीं कर सकती है 25% of the amount covered under the board. Now furnishing of the bond and security, the payment of a tax on a provisional
provisional basis. May be allow, provisional basis पे tax का payment तो allow कर दिया है. If the taxable person executes a bond in a prescribed form along with security, अगर taxable person जो है registered person execute कर ले bond in a prescribed form along with the security के साथ. The bond is a document where the taxpayer bind himself agree to pay differential tax. If any payable on a finalization of provisional assessment, the security is required to be furnished in a form of a bank guarantee for an amount, as a proper officer may deem fit, subject to 25% of the amount जो है must be covered in order to save a taxpayer from the requirement of submitting separate bonds for different taxes. The GST law provides that the bond furnished to the proper officer under the Central and State Goods and Service Tax Act, Integrated Tax and Service shall be deemed to be bond furnished under the provision of the other act, and the rules made thereunder. The term amount shall include the amount of integrated tax, central tax, state tax, union territory tax, cess payable in respect of such transaction. Then moving further, that is the finalization of provisional assessment. The final assessment order has to be passed by the proper officer within a period of 6 months. कब से कब तक? 6 months from the date of communication of the order of provisional assessment. The final assessment order has to be passed by the proper officer within a period of 6 months from the date of communication of the order of the provisional assessment. However, on sufficient cause being shown and for reason to be recorded in writing, the above period of 6 months, और ये जो period है 6 months में भी extend हो सकता है. कब extend हो सकता है? जब joint या फिर additional commissioner, जब JC या फिर AC for a further period not exceeding 6 months, ये जो time period है ये extend हो सकता है. ये जो time period है, हम क्या बोल रहे हैं? ये जो time period है वो extend हो सकता है अगर क्या कर दिया जाए, अगर एक्सटेंड हो सकता है जेसी के द्वारा, एसी के द्वारा, बाय द कमिश्नर फॉर सच अ फर्दर पीरियड एज ही मे डीम फिट, नॉट एक्सीडिंग 4 years. 4 year को एक्सीड नहीं कर सकता. द अबाउट पीरियड ऑफ 6 month may be extended for a further period not exceeding 6 months and by the commissioner, so by AC JC not more than 6 months or by commissioner for such a period as he may deem fit, not exceeding 4 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए. For finalization of assessment, proper officer shall issue a notice in prescribed form calling for such information and record as may be required and shall issue a final assessment order specifying the amount payable by the registered person or the amount refundable if any. Where the tax liability as per the final assessment is higher than the provisional assessment. तो हम ये बोल रहे हैं अगर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, अगर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है फाइनल असेसमेंट वो ज्यादा है देन दी, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी फाइनल असेसमेंट में जितनी आई है वो ज्यादा है प्रोविजनल असेसमेंट, यानी कि आपने जितना प्रोविजनली पे किया है उससे ज्यादा आपको पे करना है. दैट इज द टैक्स बिकम ड्यू कंसिक्वेंट टू द ऑर्डर ऑफ फाइनल असेसमेंट. The registered person in addition to the differential tax shall be liable to pay interest. तो फिर interest pay करना पड़ेगा on the tax due but not paid at the rate specified under section, जो भी rate specify हो गया under section 50 में, from the date the tax was due to be originally paid, originally till the date of actual payment. जहाँ से tax pay करना किया जाना था originally till the date of payment. तो आप जब tax की calculation करोगे तो आपको ये चीजें बहुत matter करेगी कि कब से कब तक from the date of tax जहां से वो ड्यू था ओरिजिनली टिल द डेट ऑफ टैक्स के पेमेंट तक. इन सिंपल वर्ड्स, इन केस ऑफ एनी अमाउंट बिकम, क्योंकि आपको फाइनल जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी वो ज्यादा ही एज पर दी प्रोविजनल आपने जितना पेमेंट किया था उससे ज्यादा आपकी लाइबिलिटी बन रही है, उससे ज्यादा बन रही है तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा फ्रॉम द डेट से जहां से टैक्स ओरिजिनली ड्यू था टिल द डेट ऑफ पेमेंट. इन सिंपल वर्ड्स, इन केस ऑफ एनी अमाउंट बिकम पेबल subsequent to finalization of the provisional assessment, then interest at the specified rate will also be payable by the taxable person from the first day after the due date of a payment of. कहाँ से? From the first day, from the first day से after due date of payment of the tax. From कहाँ से? From the first day, from the first day after the due date of a payment of tax, from the first day after the due date of payment of tax till the date of
till the date of actual payment, whether such amount is paid before or after the issuance of order for final assessment, where the tax liability as per the final assessment is less than the provisional assessment. But suppose आपने पे ज़्यादा किया और बनता कम था, तो उस केस में क्या होगा, अगर ये चीजें रिवर्स है, लेस है, तो टैक्स बिकम रिफंडेबल कंसिक्वेंट टू द ऑर्डर ऑफ फाइनल, क्योंकि अगर इन मतलब आगे अथॉरिटी को हमें पे करना है तो वो क्या बोलेंगे, हम पे कब से करेंगे, ऑर्डर ऑफ फाइनल असेसमेंट से, shall be paid at the rate specified under section 56 for any period exceeding 60 days. अगर कोई period exceed कर रहा है then 60 days from the date of receipt of application moved in accordance with the provision, from the date of receipt of application till the date of refund of such taxes. तो where the tax liability जहाँ पे हमें पे कम करना था, हमने ज्यादा पे कर दिया, तो रिफंड कैसे आएगा, रिफंड इसके लिए हमें दूसरा कलर यूज करना चाहिए, रिफंड कब से आएगा, period shall be paid at the rate specified for any period exceeding 60 days, मतलब at the expiry of 60 days from the, मतलब जहां से, मतलब हमने जब भी पेमेंट किया होगा, shall be paid at the any period exceeding, यानी कि at the expiry of 60 days from the date of receipt of application, from the date of receipt of application say till the date of refund of such a tax. In simple words, in case of any tax amount become refundable subsequent to finalization of provisional assessment, then interest subject to the eligibility of refund in absence of unjust enrichment is payable at the specified rate for a period of delay beyond 60 days from the date of final assessment order. तो फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर यानी कि 60 डेज टिल द डेट ऑफ, ऐसा कुछ होगा इसमें, इससे हमें यहाँ ये पढ़ के समझ आना है. The applicant may file an application for release of security furnished after the issue of final assessment order. The proper officer shall release the security after ensuring that the applicant has paid the amount specified in the final assessment order and issue an order within a period of 7 working days from the date of receipt of application. For example, ABC Limited is a supplier of medical equipment to various hospitals. While supplying the equipment, ABC Limited is not sure about the rate of IGST. यानी कि ये provisional assessment में fall कर रहा है because when we don't know कि what is the rate at which हम जिस पे charge करें, applicable on such a supply 18 होगा 28 होगा, you are required to advise ABC, तो उसे क्या करना चाहिए, provisional assessment कर लेना चाहिए. In such an event, ABC Limited can move an application, वो मूव कर सकता है अपने एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, सीकिंग फॉर परमिशन टू डिस्चार्ज द टैक्स लायबिलिटी प्रोविजनली अप टू 18%, कितना 18% अपॉन द सबमिशन ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी एंड सब्जेक्ट टू फाइनलाइजेशन ऑफ द असेसमेंट. Upon finalization of the assessment, ABC Limited would be liable to pay the differential tax liability along with the applicable interest. If it is found that the applicable rate is 28, whereas ABC Limited pay tax at the rate of 18% to the order passed initially on its application for seeking provisional assessment. देन हम फर्दर, तो हमें एक क्वेश्चन प्रोविजनल असेसमेंट पे कैलकुलेशन वाला आ सकता है. दो केस बन सकते हैं उसमें कि हमारा जो है प्रोविजनल असेसमेंट ज्यादा है और हमने कम पे किया है तो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, या फिर सेकंड केस बन सकता है कि तो वो जहाँ फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ओरिजिनली ड्यू टिल द डेट ऑफ पेमेंट, और एक दूसरा केस ये बन सकता है जहाँ हमें रिफंड मिल रहा है, यानी कि हमने टैक्स ज्यादा पे किया है और फाइनल प्रोविजनली ज्यादा पे किया है, फाइनल में कम है, तो वो फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर टिल द डेट ऑफ जो भी है वो हमें उसको लर्न करना पड़ेगा एज इट इज. तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और बाकी कोई सेपरेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वो अलग बात है. कब प्रोविजनल असेसमेंट लगाते हैं, जब वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस नॉट डिटरमाइंड और द रेट एप्लीकेबल इज नॉट डिटरमाइंड, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिटरमाइन द सेम, तो प्रोविजनल असेसमेंट लग जाता है. नाउ प्रोसीडिंग टू फर्दर पार्ट, दैट इज स्क्रूटिनी ऑफ रिटन, दैट इज सेक्शन नंबर 61. स्क्रूटिनी ऑफ रिटन में क्या होता है, हमें वेरीफाई करना होगा करेक्टनेस ऑफ रिटन को. हमें क्या करना होगा, हमें वेरीफाई करना होगा क्या, स्क्रूटिनी ऑफ रिटन सेक्शन 61 बोलता है हमें वेरीफाई करना होगा करेक्टनेस ऑफ रिटन को. हमें वेरीफाई करना होगा करेक्टनेस ऑफ रिटन को. जो भी रिटन फर्निश होगी बाय रजिस्टर्ड पर्सन मे बी सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटिनी बाय प्रॉपर. स्क्रूटिनी ऑफ रिटन सेक्शन 61 बोलता है वेरीफाई करना है करेक्टनेस ऑफ रिटन, कि आपने जो भी किया है वो सही है या नहीं. तो जब हम वेरीफाई करते हैं करेक्टनेस ऑफ रिटन को तो वो हो जाता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटन. जब हम वेरीफाई करते हैं करेक्टनेस ऑफ रिटन तो वो हो जाता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटन. जो भी रिटन फर्निश की जाएगी बाय रजिस्टर्ड पर्सन में बी सिलेक्टेड, वो सेलेक्ट की जाएगी फॉर स्क्रूटिनी बाय द प्रॉपर ऑफिसर टू वेरीफाई इट्स करेक्टनेस.
where any return furnished by a registered person is selected for scrutiny. स्क्रूटनी कर रहे हैं किसी रिटर्न की, यानी कि हम उसे उसकी वेरिफिकेशन को चेक कर रहे हैं कि वो सही है कि नहीं. The proper officer shall scrutinize the same with reference to the information available with him. तो जो प्रॉपर ऑफिसर वो बेसिकली उसे स्क्रूटनाइज कर रहा है द सेम विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है विद हिम. इश्यू ऑफ नोटिस इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर हमें लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, हमने किसी रिटर्न की वेरिफिकेशन को चेक किया, हमें लगा नहीं यार कुछ गड़बड़ है, प्रॉपर ऑफिसर शेल इशू नोटिस टू द सैड पर्सन. तो पीओ जो है वो क्या करेगा, सिंपली एक नोटिस देने की कोशिश करेगा उस पर्सन को, इन्फॉर्म करेगा हिम ऑफ सच अ डिस्क्रिपेंसी एंड सीकिंग हिज एक्सप्लेनेशन. वो बताएगा कि ये गलतियां है इस रिटर्न में, तो एंड सीकिंग हिज एक्सप्लेनेशन, उसके एक्सप्लेनेशन मांगेगा विद इन सच अ टाइम जो कि एक्सीड नहीं करना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, जो कि टाइम एक्सीड नहीं करना चाहिए 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस. जिस दिन से प्रॉपर ऑफिसर ने आपको बोला है कि नहीं यार कोई डिस्क्रिपेंसी है, एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, तो जो नोटिस भेजा है वहां से नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, or further a period as may be permitted by him, and also where possible quantifying the amount of tax, interest or any other amount payable in relation to such discrepancy. देन रिप्लाई टू नोटिस, फिर आपको नोटिस का रिप्लाई भी देना है. तो उससे पहले तो हमें बताना है, एक्सप्लेनेशन मांगेगा, एक्सप्लेनेशन चाहिए उसे, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, भेजते से 30 दिन गिन लो, उतने दिन में आ जाना चाहिए कि कितना फर्दर पीरियड एज में बी परमिटेड बाय हिम, आल्सो वेयर पॉसिबल क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें उसे बतानी होगी. फिर उसे रिप्लाई करना होगा टू नोटिस. The registered person to whom such a notice is issued within a period of 30 days, 30 डेज की ड्यूरेशन के अंदर जो पीओ ने उसे नोटिस भेजा है 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस, और सच फर्दर पीरियड एज मे बी परमिटेड, जो भी पीओ ने बताया है उससे, एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसी एज मेंशन इन द नोटिस एंड पे द टैक्स, की वो टैक्स भर दे, इंटरेस्ट भर दे, एनी अदर अमाउंट अराइजिंग फ्रॉम सच अ डिस्क्रिपेंसी एंड इन्फॉर्म द सेम. Furnish करे explanation for the discrepancy to the proper officer regarding known acceptance of discrepancy. Now action by proper officer. क्या action होंगे by the proper officer? Where the explanation furnished by the registered person or the information submitted is found to be acceptable. अगर जो उसने explanation दिया है, जो भी उसने लिखा है written में, अगर वो acceptable है, तो the proper officer shall inform him accordingly and no further action shall be taken. अगर PO जो है वो उसके satisfaction से explanation से और जो भी उसे रीजन दिए एक्सप्लेनेशन वगैरह से, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है रजिस्टर्ड पर्सन के, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो अकॉर्डिंगली कोई फर्दर एक्शन नहीं लेगा. बट प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब सेटिस्फाई नहीं हो, जब इन केस नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, जहाँ पे कोई भी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं किए जा रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, और वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी, और जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट कि वो मतलब आफ्टर एक्सेप्टिंग द गलतियां, वेयर नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया रजिस्टर्ड पर्सन ने, या फिर रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी, गलतियां मानने के बाद भी करेक्टिव मेजर नहीं ले रहा है, या तो वो एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहा है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, या फिर उसको पता है कि उसकी सारी गलतियां हैं, उसके बाद भी कोई मतलब करेक्टिव मेजर नहीं ले रहा है, मतलब गलतियां पता होने के बाद भी अगर हम करेक्टिव मेजर नहीं ले रहे तो हमारी लॉस है. And has written for the month in which the discrepancy is accepted, the proper officer may take recourse to any of the following provision, namely proceed to conduct audit under section 65 of the act. तो फिर पीओ जो है वो बोलेगा कि तुमसे नहीं होने वाला है, स्क्रूटनी में बस गलत सब बता दिया है, अब क्या करेगा पीओ जो है वो प्रोसीड टू कंडक्ट, वो ऑडिट कराएगा अंडर 65 के अंदर जो ऑडिट होती है वो कराएगा. डायरेक्ट द कंडक्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट भी करा सकता है 66 वाली, तो या तो वो डायरेक्ट करेगा कि 65 वाली ऑडिट करा दी जाए, या फिर वो डायरेक्ट करेगा कि 66 वाली स्पेशल ऑडिट करा दी जाए, विच इज टू बी कंडक्टेड, जो कि कौन करेगा, द चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेटेड फॉर दिस पर्पस बाय द कमिश्नर. Undertake procedure of inspection, search, seizure under section 67. वो undertake कर सकता है procedures जो भी हो सकती है inspection, search, seizure के under section 67 of the act. Initiate proceeding for determination of tax and other dues under section 73 and 74 of the act. वो इनिशिएट भी करा सकता है जो भी प्रोसीडिंग होती है टैक्स के अंडर द अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ द एक्ट.
उसके बाद तो ये हमारा सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट, देन 60 प्रोविजनल असेसमेंट, देन 61 स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी वाला जो हमारा बेसिकली जो सेक्शन है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स वाला, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स वाला जो सेक्शन है वो खत्म हो जाता है। नाउ मूविंग एंड प्रोसीडिंग फर्दर, दैट इज सेक्शन नंबर 62। सेक्शन नंबर 62 क्या बोलते हैं? असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, दैट इज सेक्शन नंबर 62। ये जो क्वेश्चन है दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन मे 2025 अटेम्प्ट, तो ये पूछ लिया गया है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स में। क्वेश्चन भी देख लेती हूँ यहाँ से। Write a short note on assessment of non-filers of return. Exactly line by line, word to word ये आंसर पूछा है। Write a short note on assessment of non-filer of return. हमें assessment of non-filer of return under section 62 of the CGST Act 2017 के बारे में बताना है। तो assessment of non-filers of return best judgment assessment क्या होता है basically? Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or 74, where a registered person fails to furnish the written under section 39. अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी सेक्शन 39, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या अंडर सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न हो, अगर आप फेल हो जाते हो आप रिटर्न को फर्निश करने में, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ नोन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, बैच जजमेंट असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ नोन फाइलर्स ऑफ रिटर्न सेक्शन 62 बोलता है जहां आप फेल हो जाते हो रिटर्न को फर्निश करने के लिए अंडर सेक्शन 39 मंथली, क्वार्टरली या फिर फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 45। और नोटिस अंडर सेक्शन 46 हैज बीन इशू बाय प्रॉपर ऑफिसर, एक नोटिस इशू किया जाएगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर टू द डिफॉल्टिंग टैक्सेबल पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश द रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days। वो उसे बोलेगा कि आप फर्निश कर दीजिए रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days एंड द टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न विद इन द गिवन टाइम। और टैक्सेबल पर्सन तब भी नहीं करता है, हम क्या बोलते हैं, या तो वो फेल हो जाता है वो फेल हो जाता है रिटर्न को फर्निश करने के लिए। अगर वो फेल हो जाता है रिटर्न को फर्निश करने के लिए, फॉर एग्जांपल अंडर सेक्शन 39 एनुअल रिटर्न, आई मीन फाइनल रिटर्न, मंथली या क्वार्टरली रिटर्न, या फिर जो नोटिस दिया गया है 46 के अंदर हैज बीन इशू, पीओ ने नोटिस दिया था टू द डिफॉल्टिंग टैक्सेबल पर्सन को रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश, कि उसे रिटर्न को फर्निश करना ही है विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days, एंड टैक्सेबल पर्सन जो है वो फेल हो जाता है टू फर्निश द रिटर्न विद इन द गिवन टाइम, तो पीओ में प्रोसीड करेगा, पीओ असेस करेगा टैक्स लायबिलिटी ऑफ दैट पर्सन जो भी रिटर्न डिफॉल्टर है, मतलब नॉन फाइलर्स ऑफ अ रिटर्न। जहाँ पे क्या हो रहा है कि सेक्शन 39 के अंदर रिटर्न आपने फर्निश नहीं की, जैसे कि आपने मंथली रिटर्न फाइल नहीं की, क्वार्टरली नहीं करी, फाइनल नहीं करी, आपने जो नोटिस दिया था उसका फॉलो नहीं किया, सेक्शन 46 इशू किया था, जो डिफॉल्टर्स है, डिफॉल्टिंग टैक्सेबल पर्सन है विच रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश द रिटर्न विद इन द पीरियड ऑफ 15 days एंड टैक्सेबल पर्सन फेल हो जाता है टू फाइल रिटर्न विद इन द गिवन टाइम। तो प्रॉपर ऑफिसर प्रोसीड कर सकता है कि वो कैसे असेस करेगा टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सेड पर्सन रिटर्न डिफॉल्टर्स का टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, टेकिंग इन अकाउंट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल फॉर व्हिच ही हैज गैदर्ड। नाउ टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट ऑर्डर। टाइम लिमिट क्या होगा? नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या होगा फॉर द असेसमेंट ऑर्डर के लिए? The order of best judgment assessment shall be issued by the proper officer in the prescribed form, and a summary thereof shall be uploaded electronically in the prescribed form. टाइम लिमिट क्या होगा फॉर असेसमेंट ऑर्डर? द ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जो ऑर्डर है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, वो इशू किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म में, एंड अ समरी देयरऑफ शैल बी अपलोड की जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो जो ऑर्डर है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का वो कौन इशू करता है? पीओ इशू करता है इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म में, एंड समरी जो है वो अपलोड की जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली प्रिस्क्राइब फॉर्म में, समरी भी बताई जाएगी। The assessment order shall be issued by the PO within a period of 5 years from the date specified, जो भी मतलब वो within a period of 5 years के अंदर अंदर जो specify under section 44 में within उस duration में कर लेगा for furnishing the annual return for the financial year to which the tax not paid relates. When the due date is extended, the extended due date becomes the said date for calculation of 5 years.
Let's assume that the due date of filing of annual return for financial year 23-24 is 31st December. तो हमें पता है कि एनुअल रिटर्न की क्या डेट होगी, 23 की जो एनुअल रिटर्न जाएगी वो 31st December 2024 को जाएगी. ये हमें पता है कि एनुअल रिटर्न की डेट ये होगी. उसके बाद इफ अ पर्सन डिफॉल्ट्स इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर एनी टैक्स पीरियड फॉलिंग इन फाइनेंशियल, बट अगर उसने बीच में जो 23-24 उसमें किसी कोई रिटर्न फाइल नहीं की है, तो द पीरियड ऑफ 5 years shall be reckoned from the due date of filing of annual return. कि वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जो ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न क्या है 31, तो जो 5 साल है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे 31 दिसंबर 2024 से. अकॉर्डिंगली द बेस्ट जजमेंट कैन बी मेड बाय पीओ ऑन एंड बिफोर. तो 5 साल 2024 से 5 साल गिनोगे तो कब आएगा 31 दिसंबर 2029, यानी कि 24 को करेगा 31 दिसंबर 24, तो 24 यानी कि 25, 26, 27, 28, 29, 5 साल यानी कि 31 दिसंबर 2029 को 5 साल हो जाएंगे एग्जैक्ट. तो वहां से द बेस्ट जजमेंट assessment can be made by PO on and before. It will be ये कब होगा on and before. तो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है कैन बी मेड होगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन एंड बिफोर 31 दिसंबर 2029 को. विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, अब आपको विड्रॉ करवाना है. where the registered person furnish a valid return for the default period. अगर वो furnish कर देता है valid return default period की within 60 days of a service of assessment order, जब से उसके पास 60 days of assessment order पास किया है on best judgment basis, मतलब within 60 मतलब जब से उसके ऊपर order पास किया है उसके 60 days में of the service of assessment order passed on best judgment basis, the assessment order shall be deemed to have been withdrawn. तो फिर वो विड्रॉ हो सकता है. बट द लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर दिस सेक्शन 50 और द पेमेंट ऑफ लेट फी अंडर सेक्शन 47, तो जितनी भी लाइबिलिटी बनेगी इंटरेस्ट की लेट फी की वो सारी पे करनी पड़ेगी. However, where the registered person fails to furnish a return within 60 days of service of assessment order, he may furnish the same within a period of 60 days on a payment of additional late fee of 100 for each day. पर पेमेंट कितना लगता है 100 हर दिन का. एंड बियॉन्ड 60 डेज, अगर 60 डेज से भी और आगे चला जाता है तो लेट फी कितनी लगती है, लेट फी लगती है 100 फॉर ईच डे. और अगर डिले जो है बियॉन्ड, अगर डिले जो है वो बियॉन्ड चला जाता है beyond 60 days of service of the said assessment order, and in case he furnish valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn. But the liability to pay interest under section 50 and the late fee under section 47 जो है वो continue रहेगी. What are the guidelines to ensure uniformity in the implementation of provision of law in relation to non-filers of return? गाइडलाइंस क्या है, कौन सी गाइडलाइंस है टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी आएगी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ इन रिलेशन टू नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न. जो भी आपका सिस्टम जनरेटेड मैसेज होगा would be sent to all the registered person 3 days before the due date to nudge them about the filing of return by the due date. So, एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज किया जाता है जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है 3 दिन पहले ड्यू डेट से एंड अबाउट द फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द ड्यू डेट तक आप रिटर्न फाइल कर दीजिए 3 दिन पहले. Guidelines to ensure uniformity in the implementation of provision of law in relation to known filers of return. तो 3 दिन पहले आपको ड्यू डेट से पहले एक मैसेज कर दिया जाएगा वुड बी सिस्टम जनरेटेड मैसेज कर दिया जाएगा. आपको क्या करा जाएगा, सिस्टम जनरेटेड मैसेज किया जाएगा टू ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन 3 days बिफोर द ड्यू डेट कि आपको रिटर्न फाइल करनी है. वंस द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39, अगर रिटर्न डेट चली गई, सिस्टम जनरेटेड मेल मैसेज वुड बी सेंट टू ऑल डिफॉल्टर इमीडिएटली, दोबारा भेजा जाएगा आफ्टर द ड्यू डेट के बाद टू द इफेक्ट दैट द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट की, उसने फर्निशिंग की अभी तक रिटर्न, and the said mail message is to be sent to the authorized signatory as well as proprietor, partner, director, karta. After 5 days of due date of furnishing the written notice under section 46 shall be issued electronically to the defaulter requiring them to furnish the written within 15 days. After the 5 days of due date, पहले तो आपको ड्यू डेट से 3 दिन पहले भेजा गया, फिर ड्यू डेट को इमीडिएटली भेजा गया कि अभी तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की, फिर 5 दिन बाद ड्यू डेट के 5 दिन बाद वापस भेजा जाएगा. The written notice under section 46 shall be issued electronically to the defaulter, requiring them to furnish the written, मतलब कम से कम within 15 days में जल्दी जल्दी आप
जो है रिटर्न फाइल कर लो। इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल, अगर फिर भी 15 डेज में भी अगर आप कुछ नहीं करते हो, ऑफ द सेड नोटिस ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द, फिर वो लायबिलिटी निकालेगा सेड डिफॉल्टर इंटरसेक्शन 62 के अकॉर्डिंग, यानी कि 62 यानी कि नॉन फाइलर्स वाला जो हम अभी पढ़ रहे हैं, 62 तो वही है। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के थ्रू, आउट ऑफ हिज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के थ्रू, आउट ऑफ हिज बेस्ट जजमेंट assessment into the account all the relevant material which is available for which he has gathered and would issue assessment order. The proper officer would upload the summary of such order in the prescribed form. For the purpose of assessment of tax liability under section 62, the PO may take into account the following. Detail क्या होगा? Outward supply available in GSTR 1. Detail of inward supply. For the purpose of assessment, जब वो best judgment के according निकालता है ना, तो वो ये चीजें बताएगा कि डिटेल क्या है, आउटवर्ड सप्लाई जो भी अवेलेबल है, इन डिटेल क्या आउटवर्ड सप्लाई जो कि अवेलेबल है जीएसटीआर 1 में, डिटेल क्या इनवर्ड सप्लाई जो कि ऑटो पॉपुलेटेड है 2A में, इंफॉर्मेशन जो कि अवेलेबल है फ्रॉम ई वे बिल, कौन सी सी इंफॉर्मेशन है जो कि अवेलेबल है ई वे बिल में, एनी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम एनी अदर सोर्स इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 71 ऑफ द CGST Act. If the defaulter furnish a valid return within 60 days, अगर वो valid return fill कर देता है defaulter of the service of assessment order under section 62, the said assessment will be deemed to have been withdraw कर लिया जाएगा. If the said return remains unfurnished with the statutory period of 60 days from the service of assessment order under section 62, the PO may initiate proceeding under section 78 for recovery under section 79. तो फिर वो 78 79 के अंदर एक्ट कर सकता है. Based on the fact available in some cases, the commissioner may resort to provisional attachment to protect the revenue under section 83 of the CGST Act before issuance of assessment order under section 62. Further, PO would initiate action under section 29(2) of the CGST Act for cancellation of registration in case the return has not been furnished for the period and specified in section 29. उसके बाद आता है हमारा assessment of unregistered person. अब सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट, 60 प्रोविजनल असेसमेंट, 61 दैट इज स्क्रूटनी वाला, 62 दैट इज द नॉन फाइलर्स डिफॉल्टर्स, और हम बोल सकते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, द असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न. अब हमारे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 63. सेक्शन नंबर 63 बात करता है अबाउट असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. यहाँ पे असेसमेंट किसका हो रहा है? यहाँ पे असेसमेंट होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन का. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या बात करता है? Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so, अगर वो registration, अभी हम अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जहां वो फेल हो जाता है ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन तो वो लाइबल भी है, बट उसे किसी रीजन की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, whose registration has been, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है किसी भी रीजन से. वो रीजन हो सकता है कि रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावीन सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड अंडर द प्रिस्क्राइब. हो सकता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने कॉन्ट्रावीन कर दिया हो प्रोविजन का. पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ. हो सकता है कि रजिस्टर, मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो, अगर वो फेल हो जाता है रजिस्ट्रेशन को, अगर वो फेल हो जाता है रजिस्ट्रेशन को ऑब्टेन करने के लिए, इवन दो वो लाइबल था, अगर वो फेल हो जाता है ऑब्टेन करने को रजिस्ट्रेशन, वो लाइबल तो था, और जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया, जिसका सपोज रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो गया, या फिर वो रजिस्टर्ड, या तो वो रजिस्टर ऑब्टेन नहीं कर पाया इवन तो वो लाइबल तो था, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया. उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के भी फॉलोइंग रीजन हो सकते हैं. उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के फॉलोइंग रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावीन सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर. कोई रूल को उसने कॉन्ट्रावीन किया, कोई रजिस्टर्ड पर्सन ने किसी चीज को कॉन्ट्रावीन किया है, या फिर पर्सन जो कि टैक्स पे कर रहा था कॉम्पोजिशन लेवी में, उसने रिटर्न ही फर्निश, अगर वो कॉम्पो में था तो उसने हो सकता है कि रिटर्न फर्निश ही नहीं की हो इन अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ
बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट, उसने 3 महीने हो गए बट अभी तक कॉम्पो के अंदर जो है वो रिटर्न फर्निश नहीं की है. Any registered person other than the person specified in clause B has not furnished return for such continuous tax period as may be prescribed. Any person who has taken voluntary, any registered person other than the person has not furnished return for such continued tax period तक बस रिटर्न भरे ही नहीं जा रहा है, डिफॉल्ट करते जा रहा है. मतलब क्या हो रहा है कि सेक्शन 63 के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन कवर है. अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब वो लाइबल जो है बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या फिर उनका कैंसिल हो गया क्योंकि उन्होंने कोई प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन कर दिया था, इस वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. या फिर कॉम्पोजिशन लेवी में उन्होंने रिटर्न ही फाइल नहीं किए 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट से, या फिर any registered person other than the person has not furnished written for such continuous tax period में furnish नहीं की है, या any person who has taken voluntary registration and has not commenced business within 6 months from the date of registration. voluntary registration तो ले लिया but 6 महीने हो गए अभी तक कुछ काम ही commence नहीं किया है. या फिर registered person has obtained by means of, या फिर किसी person ने obtain किया है means of registration या अपने fraud, willful misstatement, suppression of facts की वजह से obtain किया है but who was liable to pay tax. The proper officer may proceed to assess the tax liability of said unregistered person to the best of his judgment for the relevant tax period. but पीओ आएगा और क्या करेगा, बट प्रॉपर ऑफिसर फिर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी, ठीक है चलो आपका रजिस्ट्रेशन किसी वजह से डिले हो गया या मतलब जो भी है कैंसिल हो गया या जो भी रीजन रहा हो, बट पीओ आके आप इस अनरजिस्टर्ड पर्सन की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा आउट ऑफ हिज बेस्ट जजमेंट से. Before making the assessment, proper officer shall issue a notice to a taxable person containing the grounds on which the assessment is proposed to be made on a best judgment basis, and shall also serve a summary thereof electronically in the prescribed form. The taxable person shall be given 15 days time to furnish his reply. If any thereafter, an order shall be passed, and summary thereof shall be uploaded electronically in a prescribed form. However, no such assessment order shall be passed without giving the person an opportunity of being heard. Then, time limit क्या है for assessment order? The assessment order shall be issued by the PO within the period of 5 years from the due date for furnishing the annual return. हमने अभी कैलकुलेट किया था कि कैसे वो बताएगा annual return से 5 साल for the financial year to which the known payment of tax relates. Let's assume that the due date of filing of annual return for the financial year 23-24 is 31st December 2000 की. एनुअल रिटर्न की क्या डेट होगी 31st December 2024. If the liability of person to take registration arises at any time in the financial year 23-24 for the reason that his turnover crosses the prescribed threshold limit, period of 5 years shall be reckoned from the due date of filing of annual return for this financial year. Accordingly, best judgment assessment can be made by the proper officer on and before this. Now, summary assessment in a certain special cases. अब हम आ जाते हैं that is, अब हम क्या कर रहे हैं summary assessment कर रहे हैं. अब हम क्या करने वाले हैं that is the summary assessment. अब हम basically बात कर रहे हैं about the summary assessment. Summary assessment in a certain special cases, that is section number 64. When summary assessment can be made, कब summary assessment होगा? Summary assessment can be initiated to protect the interest of revenue with the previous permission of additional. जो सेक्शन 64 है, सेक्शन 64 क्या बोलता है? सेक्शन 64 that is the summary assessment. सेक्शन 64 summary assessment बोलता है can be initiated to protect the interest of revenue. इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जो रेवेन्यू है, to protect the interest of revenue with the previous permission of the additional. previous permission किसकी? additional commissioner और JC की. additional permission किसकी? AC और JC की. additional commissioner की, joint commissioner की. section 64 जो कि बात करता है about the summary assessment के बारे में. समरी असेसमेंट का मतलब होता है आपको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, रेवेन्यू विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, when the proper officer has evidence that the taxable person has incurred the liability to pay tax under the act. जब PO को has evidence कि taxable person ने incur किया है liability to pay tax under the act, and the PO officer has sufficient ground to believe that delay in passing an assessment order may adversely affect the interest of revenue. The proper officer के पास evidence है that the taxable person has incurred a liability to pay tax, कि taxable person को liability to tax मतलब pay करनी है,
and the proper officer has sufficient ground, प्रॉपर ऑफिसर ये मानता है टू बिलीव दैट डिलेइंग पासिंग एन असेसमेंट, मतलब बहुत ज्यादा डिले किया तो उससे क्या होगा कि रेवेन्यू नहीं मिलेगा, अथॉरिटी को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, डिपार्टमेंट को. द समरी असेसमेंट ऑर्डर एंड अ समरी देयरऑफ शैल बी अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अपलोड हो जाएगी. विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर. The summary order may be withdrawn by additional commissioner, joint commissioner on an application which is filed by taxable person for withdrawal of summary assessment order within 30 days from the कब से within 30 days से कितने ड्यूरेशन में within 30 days from the date of receipt of order within 30 days from the date of receipt of order within 30 days from the date of receipt of order on his own motion where he finds such order to be erroneous and may instead follow the procedure laid down in section 73 or 74 to determine the tax liability of such taxable person deemed a taxable person in case of supply of goods, where the taxable person to whom the liability pertains is not ascertainable, and such a liability pertain to supply of goods, the person in charge of such a goods shall be deemed to be taxable person, liable to be assessed and liable to pay tax any other amount due under this section. When tax evaded goods are under transportation or are stored in a warehouse and the taxable person in respect of such a goods cannot be ascertained, the person in charge of such a good shall be deemed to be taxable person and will be assessed to tax. Audit by tax authority. अब हम आ जाते हैं तो हमारा मेनली क्या होगा सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 60 प्रोविजनल असेसमेंट, सेक्शन 61 समथिंग रिलेटिंग टू द स्क्रूटिनी हो रही है. सेक्शन 62 में क्या हो रहा था कि नोन फाइलर्स ऑफ रिटर्न और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. 63 में 63 में देयर वाज 64 में तो समरी असेसमेंट हो गया. 63 में द डेटा रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड, हाँ असेसमेंट करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन का. अब हम आ जाते हैं दैट इज दी सेक्शन 64. सेक्शन 64 तो हमने पढ़ लिया, सॉरी. फिर आता है 65 दैट इज ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 65. Audit of any registered person may be undertaken by the commissioner or any officer authorized by him by way of general or specific order. Audit may be carried out at a place of business of registered person or in their office. The period of audit could be for, तो हम क्या बोलते हैं ऑडिट होगी, टैक्स अथॉरिटी ऑडिट करेगी. अब हम क्या बोल रहे हैं ऑडिट होगी किसके द्वारा, टैक्स ऑडिट अथॉरिटी के द्वारा. ऑडिट होगी किसके द्वारा, सेक्शन नंबर 65. ऑडिट होगी बाय द टैक्स अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 65. ऑडिट होगी बाय द टैक्स अथॉरिटी. हु मे कंडक्ट द ऑडिट. Audit of any registered person may be undertaken the commissioner any officer authorized by him by way of general or specific order. Audit may be carried out at a place of a business of registered person or in their office. The period of audit could be for a financial year or a part or a multiple thereof. There is a commissioner or any officer authorized by him by way of general or special order may undertake audit of any registered person even for a part of financial year or for multiple financial year. Where it is decided to undertake the audit of registered person, the proper officer shall issue a notice not less than 15 working days prior to the conduct of audit. 15 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि ऑडिट हो रही है बाय टैक्स ऑथोरिटीज. व्हाट इज मीन्ड बाय कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. ऑडिट शुरू होना क्या समझोगे. द टर्म कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑडिट हैज टू बी completed within a given time frame in reference to this date of commencement. Commencement of audit means the letter of the following. The date on which the records account called for by the audit authority are made available to them. Commencement मतलब होता है the date on which record account call की ये रिकॉर्ड दे दो. ये हम क्या करते हैं ऑडिट पे जाते हैं, रिकॉर्ड्स मांगते हैं, फाइल मांगते हैं, हम रिपोर्ट्स मांगते हैं, तो हम ये सारी चीजें मांगते हैं. तो जब से हमने the date on which the records account called for by the audit authorities, हम आर्टिकल्स ऑडिट पे जाते हैं तो हम ये हम ऑडिट रिपोर्ट मांगते हैं प्रीवियस ईयर की. तो हम क्या है जब से हमने मांगा है वो एंड द एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्स पेयर्स. Time limit for completion of audit. The audit is required to be completed within 3 months from the date of commencement of the audit. Audit is required to be completed within 3 months from the जब से audit start हुई. टाइम लिमिट क्या फर्क है, आपको 3 महीने में कंप्लीट करनी है. द पीरियड इज एक्सटेंड फॉर अ क्वार्टर, मतलब आपको 3 महीने में कंप्लीट तो करनी है, 3 महीने में कंप्लीट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट. द पीरियड इज एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ फर्दर मैक्सिमम 6 मंथ. और पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो सकता है कितना,
फर्दर जो पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है फर्दर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ बाय द कमिश्नर. How to conduct audit कैसे करोगे आप? The proper officer authorized to conduct audit of the records and books of accounts of registered person shall, with the assistance of the team of the officials accompanying him, may verify the following records and the observation in his audit notes. Document on the basis of which the books of accounts are maintained and the written and statement furnished under the act and the rules made thereunder. The correctness of the turnover, exemption, deduction, claim, the rate of tax applied in respect of supply of goods, service or both, the ITC avail, utilize, the refund, claim, other relevant जो भी issues है. During the course of audit, authorized officer may require the registered person कि वो facilitate करे verification of accounts, records available or requisition by authority to provide such information as authority may require for conduct of the audit. Render करे assistance for timely completion of the audit. Now comes that is the finalization of audit. The proper officer may inform the registered person जो भी discrepancy notice हुई है if any as observation of the audit and the said person may file his reply. The proper officer shall finalize the findings. Proper officer क्या करेगा? What the proper officer will do on conclusion of audit, the proper officer shall within 30 days inform करेगा the registered person whose records are audited about the audit findings and the reason for such finding. The proper officer shall also inform the said person his rights, obligation against such observation, whether it results in detection of tax not paid, short paid, erroneously refunded, ITC credit जो wrongly availed या utilized हुआ है. Proper officer may initiate action under section 73 and 74. Practical points क्या for reference. Unlike direct tax regime, in the GST regime, separate assessment order is not passed by the tax authority for financial year. In the GST regime, the tax authority may conduct audit of taxpayer involving one and more financial year, including a part thereof. At the end of the audit, the tax authority are required to communicate the finding of audit for the entire audit period along with the reason of such a finding to the registered person whose audit is undertaken. Further, in GST audit regime, exercise may be carried out at the place of business of office of the registered person. In such a case, a team of department official visit the premises of the registered person and carry out the audit as per the audit schedule communicated to the registered person. Then आता है हमारा तो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी 65 वाली हो गई. अब आ जाती है स्पेशल ऑडिट दैट इज सेक्शन नंबर 66. ये मई 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज बेसिकली द स्पेशल ऑडिट. So when special audit may be directed and from whom? So if at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other proceeding before him, any officer not below the rank of, AC, Assistant Commissioner, having regard to the nature of complexity of the case and the interest of revenue, is of opinion that कि जो value of goods service has not been correctly declared, कि जो value है goods और service वो जैसे कि हम उसमें बात नहीं कर रहे थे प्रोविजनल असेसमेंट की हमें वैल्यू नहीं पता है, रेट नहीं पता है, तो इसमें भी वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं करेक्टली पता है या फिर जो क्रेडिट अवेल इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट. जितना हमने आईटीसी का क्रेडिट लिया है वो करेक्टली मतलब उतना वो विद इन द नॉर्मल लिमिट्स में नहीं है. अगर हम ये दोनों बातें कर रहे हैं, he may, with the prior approval of the commissioner, issue direction to the registered person to get its record, including books of account, examined and audited by the chartered accountant or cost accountant as nominated by the commissioner and specify in the same direction. The provision of special audit have effect even if the accounts of the registered person have been audited under any other provision of the GST Act or any other law for the time being in force. Time limit which the audit to be completed. The chartered accountant or the cost accountant as nominated by the commissioner shall submit a report of such audit duly signed and certified by him within a period of 90 days. कितने समय में, कितने टाइम में, हम क्या बोलते हैं कितने टाइम के अंदर अंदर, within a period of 90 days of the assistant commissioner mentioning that there is, इसमें क्या है, not below the rank of assistant commissioner. Within a period of 90 days, the assistant commissioner mentioning that there are such other particulars as may be specified. The assistant commissioner may extend the said period of 90 days by a further period of 90 days on an application which is made to him in this behalf by the registered person or the chartered accountant and the cost accountant for any material and a sufficient reason, who will bear the expense of audit.
ऑडिट का खर्चा कौन देने वाला है? द एक्सपेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट एंड रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द रेम्युनरेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट शैल बी डिटरमाइन एंड पेड बाय द कमिश्नर। ही पे करने वाला है, सारे खर्चे को कौन उठाएगा? कमिश्नर पे करेगा। ऑफ सच a determination shall be final. How special audit report to be dealt with? The registered person shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of special audit, which is proposed to be used in any proceeding against him under this act and the rules made therein. On conclusion of special audit, the registered person shall be informed of the findings of special audit. Where the special audit results in detection of tax not paid, short paid, erroneously refunded, ITC wrongly availed, utilized, process of demand and recovery will be initiated against the registered person under section. So process of demand recovery section 73-74 वो proceed हो जाएगी. Practical points for reference. Upon the conclusion of an audit under section 65 or a special audit under section 62, audit by tax authority, that is under section 65, special audit, that is under section 66, the registered person is communicated the proposed tax, interest and other liability if any, along with the audit findings, and the registered person is called upon to discharge the liability. In case the registered person discharges the liability as a proposed, no further action is taken. Otherwise, the authority may initiate the proceeding. अगर नहीं कर रहे हो तो फिर 73-74 में हम डिमांड और वो वाले प्रोविजन आप पे लगा देंगे. Thus, non-payment of tax proposed to be the culmination of audit or special audit does not automatically result in initiation of the further proceedings are required to be initiated under section 73-74 for the determination of tax liability. So let us recapitulate whatever we have read till now, that is relating to whether it is for section 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. So let's recapitulate the entire thing. Okay, so please participate. The discussion under this chapter are summarized by way of diagrams of what happened. So I think I should end up this video. बहुत लंबी चली गई है, and I will summarize in another one. Okay.